दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं 18 जून के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि कौन कौन से प्रश्न हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी पीटी परीक्षा के लिए नया बैच लॉन्च हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं इस परीक्षा की तैयारी करना तो एक मौका स्टडी 91 को दीजिए और हमारे साथ अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। पिछली बार जो पेट का एग्जाम हुआ था, बहुत सारे बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि कई सारे बच्चों के नंबर अच्छे ना आए हों। तो एक बार उन्हें फिर से प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पीटी एक तरह का ऐसा सर्टिफिकेट है जो आपको अगले परीक्षा में बैठने की अनुमति देता है। ठीक है, तो क्यों ना एक बार फिर से आप इस परीक्षा को दीजिए, अपनी तैयारी बनाइए और ज्यादा स्कोर करिए, ताकि आगे जो भविष्य में आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि पीटी परीक्षा में आपके नंबर अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो आइए ज्वाइन करिए स्टडी 91 के साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के सवालों को। पहला सवाल ये आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोच समझकर आप जवाब दीजिएगा। लिख रहा है स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित, ठीक है, एक भूमिगत क्रांतिकारियों की गैलरी और जल भूषण भवन, दो चीजों का उद्घाटन किया गया। दोस्तों याद रखिएगा, एक भूमिगत गैलरी जो कि क्रांतिकारियों से संबंधित है, इसका उद्घाटन किया गया, और क्या किया गया, जल भूषण भवन का उद्घाटन किया गया। और इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं, ये क्रांतिकारी जो गैलरी है ना, ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान दोस्तों इस गैलरी का यूज किया जाता था। ठीक है, और इसकी खोज 2016 में की गई थी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मुंबई में जो राजभवन है उस राजभवन की। ठीक है, मुंबई में जो राजभवन है उस राजभवन में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन याद रखेगा किसने किया, तो याद रखेगा पीएम मोदी जी ने किया। ठीक है, इसके साथ साथ दोस्तों महाराष्ट्र के सीएम भी दोस्तों मौजूद थे, ठाकरे साहब। ठीक है, और तीसरा नंबर याद रखेगा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन हैं, तो ध्यान दीजिएगा भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है, भगत सिंह कोश्यारी नाम है दोस्तों, यह भी उस मौके पर मौजूद थे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर दो चीजों का उद्घाटन किया गया, एक तो जल भूषण भवन का उद्घाटन किया गया, दूसरा क्रांतिकारियों को समर्पित एक गैलरी का उद्घाटन किया गया, जिसमें क्रांतिकारियों को समर्पित कई सारी उनकी फोटो, पिक्चर्स वगैरह और उस जमाने की चीजों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी चंडीगढ़ के बारे में कुछ दिन हम लोगों ने पहले पढ़ा था दोस्तों कि चंडीगढ़ में वायुसेना एक हेरिटेज बना रही है। ठीक है, वायुसेना डिपार्टमेंट जो है एक हेरिटेज बना रहा है और उसका उद्घाटन विवेक राम चौधरी जी ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर वायुसेना के द्वारा क्या बनाया जा रहा है दोस्तों, एक हेरिटेज का स्थापना किया जा रहा है। इसको भी आप याद रखेंगे, यह भी अच्छा सवाल है। फिलहाल तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही उत्तर। एक बात और याद रखेगा, 2016 में तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने अपने कार्यकाल के दौरान राजभवन परिसर में इसकी खोज किया था। किसका, इस गैलरी का खोज किया था, जिसका संबंध किससे दोस्तों, तो याद रखिएगा प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित है। ठीक है, तो इसको देखिएगा और आराम से चीजों को पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों नेशनल न्यूज से संबंधित करंट अफेयर के सवाल। कौन कौन से सवाल राष्ट्रीय समाचार से जुड़े हैं, जरा उन पर अपना नजर डालिए। पहला सवाल ये हो गया कि स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित ये जो गैलरी बन रही है और एक जल भूषण भवन बन रहा है, इसका उद्घाटन कहां किया गया, तो मुंबई में किया गया, मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। भारत ने किस देश के चीतों के सौदों को अंतिम रूप दिया है, जिसे मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा। तो ये चीते 2 जगह से आ रहे हैं, 12 चीते आपके दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं और 8 चीते आपके नामीबिया देश से आ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही अफ्रीकन कंट्री है, याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका उद्घाटन हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किया, गोवा में, गोवा के पणजी में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान किसने शुरू किया, तो एनसीसी ने स्टार्ट किया समुद्र तटों की सफाई के लिए। एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर की तरफ से समुद्र तटों की सफाई के लिए दोस्तों ये पुनीत सागर अभियान शुरू किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान किस राज्य ने ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, तो यह सिक्किम राज्य ने घोषित किया है। हाल ही में संत कबीर अकादमी और एक म्यूजियम यानी संग्रहालय की स्थापना दोस्तों कहां किया जा रहा है, तो संत कबीर जी का देहांत हुआ था मगहर नामक स्थान पे, वहीं पे दोस्तों ये संग्रहालय बनाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है। ठीक है, शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल स्टार्ट किया, तो एनसीटीई ने दोस्तों अपना एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। प्रोजेक्ट वर्तक के तहत नेचुफू सुरंग का बनाया जा रहा है दोस्तों, ये भी बन के तैयार भी हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में 500 मीटर इसकी लंबाई दोस्तों इस सुरंग की, याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला लिख रहा है कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में, ठीक है, अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में दोस्तों किसे अपॉइंट किया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो याद रखेगा दोस्तों, यहां कई सारा नाम दे रहा है। अगर मैं नाम लूं दोस्तों नीरा टंडन का, तो याद रखिए नीरा टंडन को डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के लिए रखा गया था, ठीक है, डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट, ठीक है। याद रखेगा नीरा टंडन को जो अपॉइंट किया गया था व्हाइट हाउस में, ये इस पद पर थी। गीता गोपीनाथ दोस्तों, ये पहले आईएमएफ की मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी हैं, पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, मुख्य अर्थशास्त्री रह चुकी हैं। याद रखिएगा अब कौन है, तो अब पियरे ओलिवर गौरिंचस हैं। अब जो वर्तमान में आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है, तो पियरे ओलिवर गौरिंचस हैं। वनीता गुप्ता की बात करें दोस्तों, तो वनीता गुप्ता जो है, यहाँ पे याद रखिएगा ये वनीता गुप्ता वर्तमान में व्हाइट हाउस के अंदर दोस्तों जस्टिस डिपार्टमेंट में है। क्या है, किसमें, जस्टिस यानी न्याय विभाग में है दोस्तों, ठीक है। वहां पर अटॉर्नी जनरल के रूप में काम कर रही हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल के रूप में। तो इसको भी याद रखिएगा। आज का जो सही जवाब है ये है आरती प्रभाकर। क्या नाम है, आरती प्रभाकर को अभी हाल ही में कहां रखा गया दोस्तों, व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने। क्या नाम है अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम, जो बाइडन, ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन बनी है, तो भारतीय मूल की कमला हैरिस चुनी गई हैं अमेरिका की उपराष्ट्रपति। तो जो बाइडन ने विज्ञान सलाहकार के रूप में इन्हें अपॉइंट किया है आरती प्रभाकर जी को, नाम याद रखिएगा। देखिए यहां पढ़ भी सकते हैं आप कि आरती प्रभाकर को व्हाइट हाउस ऑफिस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी के प्रमुख के रूप में दोस्तों नामित किया गया है, ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं और इसके पहले भी आरती ने बिल क्लिंटन के साथ, बराक ओबामा के साथ भी अपने कार्य किए हैं, तो इनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, भी ध्यान दीजिएगा। बाकी नीरा टंडन जी के बारे में मैंने बता ही दिया था कि डायरेक्टर ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट के लिए इनको नॉमिनेट किया गया था, और वनीता गुप्ता इनको जस्टिस डिपार्टमेंट रखा गया था अटॉर्नी जनरल के तौर पे, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। ये सभी अच्छे अच्छे सवाल हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं हाल ही में चर्चित महिलाएं, कौन कौन सी महिलाएं चर्चा में थी, जरा उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में किसे अभी अपॉइंट किया गया है, तो क्या नाम है दोस्तों, अनीता प्रभाकर नाम है, अनीता प्रभाकर। किस युवा महिला उद्यमी ने वह टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2022 जीता है, तो यह जीता है रश्मि साहू ने, ठीक है, रश्मि साहू ने जीता है, याद रखिएगा, ठीक है। लिख रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल के 75वें संस्करण के समापन के दौरान जो 9 सदस्यों की जूरी पैनल बना था उसमें किस भारतीय को शामिल किया गया था, तो यहाँ दीपिका पादुकोण को एक जगह दिया गया था। हिमाचल प्रदेश की बलजीत कौर 1 महीने से कम समय में 8000 मीटर से अधिक की कितनी पर्वत चोटियों को फतह कर चुकी हैं, तो 4 पर्वत चोटियों को 1 महीने के अंदर दोस्तों इन्होंने फतह किया, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड है। कॉम्बैक्ट एविएटर के रूप में दोस्तों अभी आर्मी एविएशन कॉर्प्स में कौन शामिल हुई हैं, अभिलाषा बराक, जो कि भारत की पहली महिला कॉम्बैक्ट एविएटर हैं, याद रखिएगा। महिला विश्व चैंपियनशिप जो इस्तांबुल में हुआ उसमें निकहत जरीन ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, भारत की तरफ से, ठीक है। हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में कौन से आईबीएम महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत हुई, तो 12वां मुक्केबाजी चैंपियनशिप था। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, तो हंगरी की राष्ट्रपति इनको बनाया गया है। हंगरी की राजधानी कहां पर है, बुडापेस्ट है, ठीक है। तो ये सारी बातें आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के पद पर दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, और ये जितने लोगों को दोस्तों अपॉइंट किया गया, जितने लोगों को नियुक्त किया गया ना, इनको कितने समय के लिए नियुक्त किया गया, तो याद रखेगा ये 4 साल के कार्यकाल के लिए दोस्तों इनको अपॉइंट किया जा रहा है, और ध्यान दीजिएगा गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में रखा जा रहा है। इसके पहले दोस्तों ये अजय चौधरी और दीपक चौधरी जी को पूर्णकालिक सदस्य के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया था, पूर्णकालिक सदस्य के रूप में आरबीआई में अपॉइंट किया गया था, जब हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ सवाल आपसे पूछ रहा है गैर आधिकारिक के बारे में, तो याद रखेगा यहाँ पर आनंद महिंद्रा, पंकज आर पटेल, वेणु श्रीनिवासन और प्रोफेसर रविंदर एच ढोलकिया, इन चारों लोगों को दोस्तों अपॉइंट किया गया। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। जिसमें आनंद महिंद्रा का नाम आप जान ही रहे हैं दोस्तों, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा के क्या है दोस्तों, एमडी हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी का नाम तो सुना होगा, ये जो महिंद्रा ऑटोमोबाइल के सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, इसके जो एमडी हैं, ठीक है, ये क्या है, आनंद महिंद्रा जी हैं। इनको अभी आरबीआई ने अपॉइंट किया है, ठीक है।
वेणु श्रीनिवासन की बात करें दोस्तों, तो वेणु श्रीनिवासन इस समय टीवीएस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। किसके साथ काम कर रहे हैं? टीवीएस के साथ काम कर रहे हैं। पंकज आर पटेल, आपने आरबीएल फाइनेंस का नाम सुना होगा, फाइनेंस संबंधित एक बैंकिंग कंपनी है, उसमें वर्क कर रहे हैं। और प्रोफेसर रविंदर एच ढोलकिया, ये अर्थशास्त्र के क्या हैं? प्रोफेसर हैं। क्या हैं? ये अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं, आईआईएम अहमदाबाद से बिलोंग करते हैं, इनको भी याद रखेगा। इन चारों लोगों को गैर आधिकारिक निदेशक के तौर पे आरबीआई में शामिल किया गया है। ठीक है, इसको याद रखेगा। इस तरह के नियुक्ति वाले सवाल भी आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो अभी मैंने आपको समझाया, आप जब इस स्लाइड को पढ़ेंगे तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं और ये जितनी बात बताई ये सब यहाँ पे शामिल है, आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ और नियुक्ति से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं उन पर हम लोग चर्चा करते हैं कि हाल फिलहाल में किसे किस पद पर नियुक्त किया गया। तो रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में गैर आधिकारिक निदेशक के रूप में 4 लोगों को रखा गया है। एक तो आनंद महिंद्रा जी हैं, दूसरा जो है वेणु श्रीनिवासन जी हैं, तीसरा रविंदर एच ढोलकिया जी हैं और चौथे कौन है? पंकज आर पटेल जी। ठीक है, तो याद रखेगा, ऐसे शॉर्टकट में याद रखेगा। आनंद है, फिर पंकज हैं, फिर श्रीनिवास वेणुगोपाल हैं, ठीक है, वेणु श्रीनिवासन हैं और चौथे नंबर पे कौन है? ढोलकिया जी हैं। 4 नाम आप याद रखेगा। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र के अवर महासचिव के रूप में दोस्तों अपॉइंट किया गया है? अवर महासचिव के रूप में दोस्तों ये टेड्रोस घेब्रेयेसस का नाम मत रखेगा। टेड्रोस घेब्रेयेसस को डब्ल्यूएचओ के निदेशक के रूप में रखा गया है। ठीक है, ये डब्ल्यूएचओ क्या है दोस्तों? निदेशक हैं। और आपसे पूछ रहा दोस्तों अवर महासचिव के रूप में। ठीक है, अवर महासचिव के रूप में दोस्तों एक महिला को अपॉइंट किया गया है जो बांग्लादेश की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली हैं? बांग्लादेश की रहने वाली है। ठीक है, ठीक है, याद रखेगा, बांग्ला देश की रहने वाली हैं। कहाँ की हैं? बांग्लादेश की रहने वाली हैं, बांग्लादेश की। ये पहली महिला हो जाएगी जिनको इतने उच्च पद पर रखा जाएगा। नाम क्या है दोस्तों? रबाब फातिमा। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे देखिए, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने प्रौद्योगिकी के मामले पर अपना दूत किसे बनाया है? तो अमनदीप गिल को। क्या नाम है? अमनदीप गिल को दोस्तों अपना दूत बनाया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है दोस्तों? बताइए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस नाम है। जबकि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? अब्दुल्ला शाहिद जी हैं, उनका नाम भी याद रखेगा। लिख रहा है शीर्ष स्तरीय नौकरशाही फेरबदल में सीबीएसई के अध्यक्ष के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इसमें निधि छिब्बर को अपॉइंट किया गया है सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में। किसे? मनरेगा लोकपाल के तौर पे नियुक्त किया गया दोस्तों। तो यहां पर एनजे ओझा जी को दोस्तों नियुक्त किया गया मनरेगा लोकपाल। जबकि लोकपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया था? ये तो मनरेगा वाले में है। लोकपाल जो देश की समिति है दोस्तों, उसका अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? प्रदीप कुमार मोहांती को दिया गया था। स्टेट बैंक के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इसके पहले अश्वनी भाटिया जी थे जो अब सेबी के पूर्णकालिक सदस्य बन गए हैं और यहां पर आ गए हैं आलोक कुमार चौधरी जी। ठीक है, जो कि एसबीआई बैंक के क्या हो चुके हैं? एमडी बन चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो सतीश पई नाम है इनका, जो एल्युमिनियम संस्थान के अध्यक्ष हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान के। कह रहा है कि दोस्तों सेबी में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो एसबीआई के पूर्व एमडी जिनका नाम है अश्वनी भाटिया, इनको रखा गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राजेश गेरा जी को बनाया गया है। ये नाम भी आप याद रखेगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्तियां दोस्तों जो पिछले कुछ दिनों में करंट अफेयर में हम लोगों ने पढ़ा है। देखिए, जब तक रिवीजन करते रहेंगे तब तक आपको चीजें याद होती रहेंगी। जैसे ही आपने छोड़ा, काम आपका समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए, लिख रहा किस राज्य ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और संबंधित सेवाओं में भर्ती में प्राथमिकता देने की घोषणा किया है? ठीक है, तो यहां पे याद रखेगा दोस्तों, यहां पे खास करके सशस्त्र सेना बल जो है दोस्तों, सशस्त्र सेना बल, ठीक है, सेना बल और असम राइफल्स में दोस्तों ये राइफल्स में प्राथमिकता दिया जाएगा दोस्तों। ये आप याद रखेगा, ये 2 कैटेगरी स्पेशली यहाँ पर फिलहाल ये प्राथमिकता देने की घोषणा किसने किया है? तो याद रखिए दोस्तों, ये घोषणा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। आप सभी जान ही रहे हैं दोस्तों, इसका बढ़ चढ़कर विरोध किया जा रहा है पूरे देश में दोस्तों। अग्निवीर जो प्रोजेक्ट ये भारत सरकार लेकर आई है, ठीक है, इसका जमकर विरोध हो रहा है। खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के द्वारा इसका विरोध बहुत ज्यादा किया जा रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? 2 लाइन में मैं आपको बताना चाहूंगा।
देखिए यहाँ पर क्या है कि ये सेवा जो है ये केवल 4 साल के लिए दिया जा रहा है, ठीक है। 4 साल के लिए दोस्तों ये सेवा दिया जा रहा है और 4 साल बाद इनको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों जो एज रखा गया है, ये एज रखा गया है 17.5 साल से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक दोस्तों, 21 साल तक के बच्चों को रखा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई बच्चा 21 साल पे अपॉइंट किया जाता है, चुना जाता है यहाँ पर, तो 21 4 26 26 साल पे वो रिटायर हो जाएगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, ठीक है, उसके बाद वो क्या करेगा, ये जो है सबसे चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे में रोजगार तुरंत तो मिल सकता है लोगों को। अच्छा, रोजगार किस बात का दोस्तों कहा जा रहा है दोस्तों, लगभग 45,000 भर्तियां की जाएंगी, 45,000 भर्तियां की जाएंगी, ठीक है। अभी एकदम क्लियर नहीं कि भर्तियों का आंकड़ा कितना रहेगा। सैलरी जो होगी यहाँ 30 से 40,000 होगी। समस्या इस बात की है कि अगर सरकार इस तरह से भर्तियां करेंगी तो जो भर्तियां आती हैं रेगुलर, वो भर्तियां आनी बंद हो जाएंगी, ठीक है। हाँ, ये भी है कि ये जितने भी लोग यहाँ चुने जाएंगे उसमें से कुछ को परमानेंट किया जाएगा और बाकी को नहीं किया जाएगा। तो ये सब एक कॉन्फ्लिक्ट का विषय है जिसकी वजह से इसका विरोध चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 4 याद रखिएगा, ये आपका सही हो जाएगा। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा, जो मेरे लिए एक चिंता का विषय है, वो सबसे बड़ी चिंता के विषय क्या है आप समझिए। 17 साल से 21 साल का जो उम्र होता है, एक गोल्डन पीरियड होता है किसी बच्चे को अपना फ्यूचर बनाने के लिए। इस समय में बच्चे को जिस तरीके से ढाला जाता है, वो उसी अनुरूप पूरा जीवन अपना काम करता है। बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये 17 साल से 21 साल का समय बच्चे के अंदर सबसे जोशीला समय होता है, ठीक है। इस समय उसके अंदर निर्णय लेने की कैपेसिटी नहीं होती है, समझने की कैपेसिटी नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बहुत ज्यादा अग्रेशन होता है, ठीक है। और यहीं पर वो अपने जीवन को एक दिशा देता है कि हमें क्या करना है। यहां पे उसने जो डिसाइड कर लिया वही काम वो पूरा जीवन करता है। अगर ऐसे में वह अग्निवीर के तौर पे एक देश की सुरक्षा करने के लिए जाएगा और वहां से जब लौट कर आएगा, 4 साल बाद वहां से रिटायर होकर हट करके जब दोबारा आएगा, तो एक बात बताइए, ये ट्रेंड लोग होंगे जिनको बम चलाना आता होगा, जिनको राइफल्स बंदूक के बारे में सारी जानकारी होगी। और ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी नहीं कर पाए तो क्या प्राइवेट में चल पाएंगे क्या, ठीक है। एक बात बताइए, जो बच्चा पहले से ट्रेंड हो बम चलाने में, बंदूक चलाने में, गोली चलाने में पहले से ट्रेंड हो, वो क्या दूसरे की, जैसे प्राइवेट नौकरी में तो आप जानते हैं प्रेशर होता है, क्या वो प्रेशर झेल पाएगा? अगर वो प्रेशर नहीं झेल पाएगा तो ये समाज के लिए एक अराजक तत्व के रूप में उभर कर आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो केवल कमेंट करके बताइए कि नितिन सर ये जो सोच रहे हैं आप, ये सही सोच रहे हैं कि गलत सोच रहे हैं। बहुत चिंता का विषय है दोस्तों। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं, देश की सेवा नहीं होनी चाहिए, देश प्रेम नहीं होना चाहिए, सब होना चाहिए, लेकिन ये तरीका दोस्तों गलत है। यहां पे सरकार को विचार करना चाहिए, समझना चाहिए कि नहीं क्या सही है क्या गलत है। आज के लिए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है, 4 साल बाद इसके जो भयानक परिणाम आएंगे ना, वो हमारी और आपकी सोच से परे होंगे, जिसके बारे में आप विचार ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ बहुत सारी बातें इन अग्निवीरों के बारे में बताया गया है, आप चाहिए तो पढ़िए और देखिए। चलिए हम आगे चलते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय समाचार से जुड़े जो सवाल थे एक बार फिर से उनका रिवीजन कर लेते हैं। पहला सवाल ये हो गया कि किस राज्य ने अग्निवीरों को राज्य की पुलिस और संबंधित सेवाओं में क्या दिया, प्राथमिकता देने को कहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है, ठीक है। दूसरा लिख रहा है, स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक भूमिगत क्रांतिकारी गैलरी और जल भूषण भवन का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो याद रखेगा उसका उद्घाटन मुंबई में किया गया, मुंबई के राजभवन में किया गया, जहां पर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया, याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है, भारत ने किस देश के चीतों के सौदों को अंतिम रूप दिया है जिन्हें मध्य प्रदेश के जंगलों में छोड़ा जाएगा, तो 12 चीते आपके जो हैं दक्षिण अफ्रीका से आ रहे हैं और 8 चीते नामीबिया देश से आ रहे हैं। किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो ये गोवा में किया गया। गोवा की राजधानी पणजी में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका उद्घाटन किया। हाल ही में पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुनीत सागर अभियान, याद रखेगा समुद्री किनारों को सफाई करने के लिए अभियान शुरू किया गया एनसीसी कैडेट के द्वारा, ठीक है, नेशनल कैडेट कोर के द्वारा, ठीक है। सिक्किम राज्य ने दोस्तों अपना स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया, किसे, ब्लू ड्यूक को, ठीक है। ब्लू ड्यूक बटरफ्लाई जो है तितली है, उसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर। हाल ही में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने इसका उद्घाटन मगहर में किया। मगहर वही जगह है जहां पर कबीर ने अपना देह त्याग किया था। शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए एक पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो एनसीटीई ने दोस्तों एक पोर्टल लॉन्च किया है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
बढ़िया। आइए अगले सवाल पर। लिख रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में, किसमें, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य एशिया में दोस्तों शीर्ष स्थान पर आया है, ये आपको बताना है। ठीक है, एशिया में, ध्यान दीजिएगा, भारत ही नहीं दोस्तों, एशिया में नंबर 1 पर आया है, और एशिया में नंबर 1 पर आया दोस्तों केरल राज्य, याद रखेगा। इस ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में केरल एशिया में पहले स्थान पर आया, जो इस बार की रिपोर्ट आई 2022 में। ठीक है, पिछले बार की दोस्तों रिपोर्ट थी, पिछले बार की जो रिपोर्ट थी उसमें केरल का स्थान कौन सा था, तो उसमें 5th रैंक था। ये भी ध्यान दीजिएगा, इस बार बहुत सुधार किया केरल ने और नंबर 1 पर अपना स्थान बनाया। ठीक है, तेलंगाना की बात करें तो ओडीएफ प्लस गांव की सूची में दोस्तों याद रखेगा, यानी शौच मुक्त गांव की सूची में इसका नाम नंबर 1 पर था। महाराष्ट्र दोस्तों नंबर 1 पे चल रहा था जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। जीएसटी रजिस्ट्रेशन पूरे भारत में सबसे ज्यादा कहां पे चल रहा है दोस्तों, तो याद रखेगा ये आपके यहां पे चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है। तो ये बातें भी याद रखेगा, हाल फिलहाल की क्लास में हम लोगों ने सवाल पढ़े थे। ठीक है, तो यहां पे आपका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में केरल का स्थान दोस्तों पहला। देखिए लिख भी रहा है कि 2020 में जो रिपोर्ट आई थी उसमें केरल को एशिया में 5वां स्थान और दुनिया में 20वां स्थान दिया गया था। इस बार केरल को पहला स्थान दे दिया गया। हाँ, अगर शहर की बात करें तो याद रखेगा बेंगलुरु को दोस्तों यहां पर भारत के अंदर दोस्तों पहला स्थान दिया गया है, जबकि पूरे दुनिया में बेंगलुरु 22वें स्थान पर चल रही है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा है सूचकांक यानी रैंक और इंडेक्स से संबंधित जो सवाल हैं उनको भी अपडेट करिए। लिख रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में कौन सा राज्य दोस्तों नंबर 1 पर आया है, तो केरल राज्य नंबर 1 पर आया है। केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनरई विजयन है और राज्यपाल का नाम आरिफ मोहम्मद है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में टॉप 50 में किस भारतीय संस्थान या विद्यालय को जगह दिया गया है, तो भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में स्थित है उसको दिया गया स्थान। हाल ही में जारी हरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हो गए हैं, तो एलन मस्क दोस्तों ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनको याद रखेगा। दुनिया की सबसे मूल्यवान भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, तो नंबर 1 पर याद रखेगा रिलायंस है, नंबर 2 पर टीसीएस है, नंबर 3 पर एचडीएफसी है, नंबर 4 पर इंफोसिस है, ये चारों याद रखेगा। भारत में न्यूनतम मातृ मृत्यु दर अनुपात कहां का है दोस्तों, तो सबसे कम मातृ मृत्यु दर जो है दोस्तों याद रखेगा केरल में अनुपात चल रहा है, ध्यान रखेंगे। भारत का बाजार पूंजीकरण विश्व में किस स्थान पर है, तो 5वां। बाजार पूंजीकरण मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत का स्थान कौन सा है, 5वां। और भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार है, यह भी याद रखेगा। अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ विश्व कप 2022 में कौन सा देश नंबर 1 पर है, तो यहां पर निशानेबाजी में भारत नंबर 1 पर है। अभी निशानेबाजी में हाल ही में भारत ने कुल 33 पदक भी जीता था। ठीक है, और डेनमार्क को हराकर गोल्ड मेडल भी जीता था। वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद यानी सबसे ज्यादा जो प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की बढ़ी है, तो तेलंगाना राज्य ने सबसे ज्यादा वृद्धि किया है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में जारी पर्यावरण सूचकांक में भारत का स्थान 120वां है, जबकि एक और आंकड़ा जारी किया गया पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, ध्यान दीजिएगा, एक और आया है दोस्तों पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसमें कौन सा स्थान दोस्तों भारत का है, तो याद रखेगा 180वां स्थान है। कौन सा, 180 रैंक पे दोस्तों 2 देश हैं, एक तो भारत देश है और एक कौन सा है दोस्तों, नाइजीरिया देश है। कौन सा, भारत और नाइजीरिया, 2 ऐसे देश हैं दोस्तों जिनका स्थान अंतिम रखा गया है। कुल 180 देश ही शामिल किए गए थे और 180वां स्थान ही भारत को मिला है। ठीक है, लिख रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत में समग्र रूप से स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता पहल में क्या लिखा दोस्तों, किस राज्य ने नंबर 1 स्थान हासिल किया है, तो यहां पर कर्नाटक को पछाड़ करके तमिलनाडु ने दोस्तों नंबर 1 स्थान हासिल किया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, हिंदी इंडिविजुअल का बैच दोस्तों लॉन्च हो चुका है आप सभी के सामने, आ जाइए और ज्वाइन कर लीजिए इंडिविजुअल की बैच और अपनी जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, अभी तक दोस्तों ये बैच 1799 में आपको दिया जा रहा था, लेकिन अब इसका नया प्राइस आ गया आपके सामने 1499। कोई भी परीक्षा हो, 0 लेवल से लेकर एकदम टॉप लेवल तक की क्लासेस दी जा रही है यहाँ पर। कुल दोस्तों 150 लेक्चर यहाँ पर हैं। अगर एक बार आप ये बैच ज्वाइन करेंगे ना तो खुद ही आपको हिंदी से प्यार हो जाएगा। और आपको तो पता होना चाहिए कि एक बार भी अगर आपने पढ़ लिया नितिन सर से ना तो दोबारा आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं, पूरा का पूरा ये विषय ही समाप्त हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए, परीक्षा चाहे जो भी हो। ठीक है, एक दूसरी बैच भी दोस्तों आ गई हमारे पास, यूपी पीटी परीक्षा के लिए दोस्तों हम लोग बैच लॉन्च कर चुके हैं, तो इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और
अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़िए, लिख रहा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा दोस्तों कहां शुरू किया गया। ठीक है, भारत की पहली निजी ट्रेन मतलब प्राइवेट ट्रेन, सीधे सीधे क्या लिखा है, निजी। निजी का मतलब क्या होता है, निजी का मतलब होता है प्राइवेट। तो भारत में दोस्तों पहली प्राइवेट ट्रेन कहां शुरू की गई। अभी तक दोस्तों भारत में जो ट्रेन चलाती थी वो संस्था कौन थी, भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे, जो कि भारत सरकार का ही एक उपक्रम है। ठीक है, लेकिन अब एक प्राइवेट ट्रेन भी स्टार्ट किया गया दोस्तों। ये प्राइवेट ट्रेन शुरू कहां किया गया, तो याद रखिएगा कोयंबटूर से शिरडी के बीच में दोस्तों ये प्राइवेट ट्रेन स्टार्ट किया गया। वाराणसी से इंदौर की बात करें तो हाल ही में आपने पढ़ा होगा महाकालेश्वर एक्सप्रेस के बारे में। ठीक है, महाकालेश्वर नहीं, महाकाल एक्सप्रेस। ठीक है, महाकाल एक्सप्रेस दोस्तों याद रखिएगा ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये इंदौर से पहले दोस्तों उज्जैन तक भी जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और देवलाली से दानापुर तक दोस्तों ये भारत की पहली किसान ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, भारत की पहली किसान रेल दोस्तों ये कहां चलाई गई थी, याद रखिएगा ये देवलाली से दानापुर चलाई गई थी। और मुंबई से अहमदाबाद क्या चल रही दोस्तों, ये तो बुलेट ट्रेन परियोजना है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये बुलेट ट्रेन परियोजना है जिसके बीच में एक स्टेशन फाइनल हुआ है सूरत। ठीक है, यहां पे जो आपका उत्तर है कोयंबटूर से शिरडी है। और याद रखिएगा प्राइवेट ट्रेन है तो प्राइवेट के नाम पर दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहां पर आपको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी मिल जाएंगे, ताकि इंडियन रेलवे में जैसे आरपीएफ वगैरह होते हैं तो आरपीएफ के अलावा भी यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड हैं ताकि लोगों की सुरक्षा देखी जा सके। ये ट्रेन पूरा का पूरा नशा मुक्त और धुआं मुक्त भी होगा। ठीक है, ताकि यात्रा में कोई जो है कठिनाई ना आए। यहाँ पर स्पेशल साउंड वगैरह की व्यवस्था किया गया है ताकि लोगों का जो है यात्रा सुखद बनाया जा सके। कहानियाँ, इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें इसमें सुविधा दिया जा रहा है। ठीक है, बाकी शुद्ध खाना वगैरह सब कुछ अवेलेबल है दोस्तों एक प्राइवेट के नाम पे, जो खूबियाँ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। बेस आपको ये याद रखना है कि ये कहां से कहां तक चली है। तो याद रखेगा कोयंबटूर से शिरडी साईं बाबा तक दोस्तों इस ट्रेन को चलाया गया है, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए आगे लिख भी रहा दोस्तों कि इसको हरी झंडी दिखा दी गई है। ये भारत गौरव ट्रेन का दोस्तों उसी की तरफ से स्टार्ट किया गया है। ठीक है, ये कोयंबटूर से कहां तक दोस्तों, शिरडी साईं तक दोस्तों ट्रेन चलाई जा रही है। ठीक है, इसको पढ़िएगा और अच्छे से देखिएगा। आगे भी देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कि इसमें जो है अलग से इलेक्ट्रीशियन होंगे, एसी मैकेनिक होंगे, अग्नि और सुरक्षा अधिकारी होंगे, ट्रेन के रखरखाव के लिए हाउसकीपिंग वाले होंगे। ठीक है, मनोरंजन करने के लिए ये यहाँ पर रेडियो जॉकी लगे होंगे, साउंड स्पीकर्स होंगे। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुला के ये एकदम बेहतरीन आपका सफर होने वाला। चलिए, सवाल रेलवे का है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए जरूरी ये है कि करंट अफेयर में रेलवे से जुड़े कौन कौन से सवाल हैं जो हमें पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो पहला याद रखेगा कि भारत गौरव योजना के तहत प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक चलाई जा रही है, तो कोयंबटूर से शिरडी तक दोस्तों इसे चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल कहां खोला गया या कहां स्टार्ट किया गया, तो याद रखेगा एम विश्वेश्वरैया स्टेशन का नाम सुना होगा, बेंगलुरु में है दोस्तों, वहां खुला। ठीक है, भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन टक्कर रोधी प्रणाली का नाम क्या है, इसका नाम है कवच, जो ट्रेन को टक्कर होने से रोकता है। ठीक है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहां पे किया गया, पश्चिम बंगाल के आसनसोल में किया गया। भारतीय रेलवे द्वारा विकसित स्वचालित टक्कर रोधी ट्रेन प्रणाली का नाम क्या है, बता तो दिया, कवच नाम है। इंडियन रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहां लगाया जा रहा है, इसे मध्य प्रदेश के बीना में लगाया जा रहा है। और इस सौर ऊर्जा संयंत्र से जितनी बिजली पैदा होगी वह सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवे को दी जाएगी। कह रहा देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी यह इंडियन रेलवे बना रहा है, क्योंकि कुश्ती में सबसे ज्यादा जो प्लेयर आते हैं वो इंडियन रेलवे से ही आते हैं। मुंबई अहमदाबाद के बीच में एक स्टेशन बन रहा है, सूरत स्टेशन, वही सवाल है। हाल ही में किस राज्य में पहली बार मालगाड़ी चली है, तो रानी गौंडिल्ली स्टेशन है दोस्तों आपके मणिपुर में, याद रखिएगा वहां पहली बार मालगाड़ी चली है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया, तो इसका नाम रख दिया वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में राज्य के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन, राज्य के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ये इसमें राज्य के सभी राज्यों के मुख्य सचिव शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें कैबिनेट सचिव, जो कैबिनेट सचिव है भारत के, क्या नाम है दोस्तों, राजीव गौबा नाम है। क्या नाम है, राजीव गौबा। तो राजीव गौबा दोस्तों इसमें शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों आखिरी में इसकी अध्यक्षता मोदी जी भी करने के लिए आ रहे हैं, तो याद रखेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और दोस्तों, इसमें इनके अलावा कौन कौन आ रहा है दोस्तों, तो राज्य के मुख्य सचिव भी शामिल हो रहे हैं, राज्य के
मुख्य सचिव भी शामिल हो रहे हैं। ठीक है, ये बताइए उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? तो मुझे जो याद आ रहा है शायद दुर्गा शंकर मिश्रा जी हैं। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी दिन हो गया पढ़े तो हो सकता है दिमाग से स्किप कर जाए, लेकिन ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो इसका जो आयोजन किया गया दोस्तों, इसका आयोजन किया गया धर्मशाला में। धर्मशाला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया। बाकी इंदौर मध्य प्रदेश, लेह लद्दाख और लखनऊ उत्तर प्रदेश, मैंने जानबूझ के ऐसे ऑप्शन दिए हैं कि आप गलती कीजिए। ठीक है, आपको ध्यान देना है, गलती नहीं करना है। यहाँ पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज तक इस तरह का कोई सम्मेलन नहीं हुआ था जो मुख्य सचिव को लेकर किया जाए। तो पढ़ लीजिएगा दोस्तों, लिख रहा है कैबिनेट सचिव राजीव गौबा इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और शुक्रवार तक चलने वाले इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? मोदी जी करेंगे। 200 से अधिक लोग दोस्तों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि अलग अलग नीतियों पर वो बातचीत कर सकें। चलिए, सवाल आ गया इवेंट एंड समिट का, तो देखते हैं कि कौन कौन सा इवेंट, कौन कौन सा आयोजन कहां कहां पर हुआ है, ऐसे सवाल भी पढ़ लेते हैं। तो राज्य के मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहां हुआ है? याद रखेगा, यह हिमाचल प्रदेश में हुआ है, धर्मशाला में हुआ। हिमाचल प्रदेश में जगह है धर्मशाला, ये वहां पर हुआ है। लिख रहा पहली बार भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन कहां पे किया गया? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। यह भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच यह पहला सुरक्षा क्या था दोस्तों? सम्मेलन था, इसे याद रखेगा। 12वें विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन दोस्तों कहां हुआ? तो ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ। ठीक है, शीतल षष्ठी पर्व का आयोजन उड़ीसा में किया गया। लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट, लाइफ नाम के एक मूवमेंट की शुरुआत दोस्तों स्वयं मोदी जी ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंघ के 59वें महाधिवेशन की अध्यक्षता या शुरुआत किसने किया? तो रामनाथ कोविंद जी ने किया। शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की पहली बैठक कहां हुई दोस्तों? गुजरात राज्य में हुई है। भारत ड्रोन महोत्सव दिल्ली में मनाया जा रहा है। 8वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने हिस्सा लिया। किस केंद्रीय मंत्री ने 19 मई को आगरा में हुनर हाट के 41वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो मुख्तार अब्बास नकवी ने किया। ठीक है, इस तरह से दोस्तों इवेंट के ये सवाल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के सवाल आपसे आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। करा हाल ही में आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई? आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहां संपन्न हुई? दोस्तों बताना चाहूंगा, आसियान देशों के द्वारा दोस्तों याद रखेगा 2022 को ये विशेष तौर पे दोस्तों भारत को मित्र देश के रूप में दोस्तों घोषित किया गया है। ठीक है, मित्र के रूप में, तो ये मित्र वर्ष के रूप में दोस्तों मनाया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इस आसियान समिट का आयोजन कहां पे हुआ? तो याद रखेगा नई दिल्ली में हुआ। सवाल यहीं से इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, अच्छा, इस बार के कुछ समिट हो रहे हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर मैं यहाँ बात करूँ G7 समिट का, तो याद रखेगा G7 समिट ये आपके जर्मनी में हो रहा है। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस बार के G20 समिट का, तो G20 समिट आपके बाली में हो रहा है। बाली पड़ता है दोस्तों आपके इंडोनेशिया में, तो इसे भी याद रखेगा दोस्तों, इंडोनेशिया में हो रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं ब्रिक्स समिट का, किसकी बात करूं? अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं तो ब्रिक्स का समिट दोस्तों बीजिंग में हो रहा है। बीजिंग जो कि चीन की क्या है? राजधानी है। ठीक है, बीजिंग में दोस्तों किया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से नाटो का जो समिट हुआ दोस्तों, नाटो का जो समिट हुआ ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुआ है। कहाँ हुआ है? ब्रुसेल्स में हुआ है, जो कि बेल्जियम की राजधानी है। और आज आप पढ़ रहे हैं दोस्तों कि कौन सा समिट यहाँ पे? आज आप पढ़ रहे हैं आसियान समिट कहाँ पे हुआ है? आसियान समिट, तो याद रखिएगा आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक दोस्तों ये नई दिल्ली में आयोजित की जा रही है। ठीक है, नई दिल्ली। विदेश मंत्री, तो जाहिर सी बात है भारत के भी विदेश मंत्री इसमें हिस्सा लेंगे और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं, तो उसे भी याद रखिएगा। यहाँ आपका ये सही जवाब हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों अलग अलग जो संगठन है देश के, ये इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, तो इनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ नई दिल्ली याद रखेगा, लिख रहा है भारत आसियान देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई। इसकी मेजबानी पहली बार दोस्तों, इस बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। नई दिल्ली में इसको आयोजित किया जा रहा है। इसी के साथ दिल्ली डायलॉग का 12वां संस्करण भी शुरू किया जा रहा है। एक चीज और याद रखेगा, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2022 को आसियान भारत मित्रता वर्ष घोषित किया गया। तो ये सवाल आपके लिए बहुत अच्छा है और हो सकता है कि परीक्षा में इस तरह के सवाल बन ही जाएं। ठीक है, कहीं कोई सवाल बाहर नहीं जाएगा। मैं बाकायदा रिसर्च करके चीज़ों को लेके आता हूं और इसके आगे के 2 सवाल दोस्तों आज मैंने बड़ा शिद्दत से उन सवालों को खोजा है, मतलब मज़ा ही आ गया उन सवालों को पढ़ के। इसके बाद के जो 2 सवाल हैं बहुत एंटिक सवाल हैं। ठीक है, तो यहाँ पढ़िए दोस्तों इवेंट के सवाल। पहले, आसियान देशों की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ हो रही? नई दिल्ली में हो रही। पहली बार दोस्तों भारत में हो रही है।
राज्य के मुख्य सचिव का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। भारत यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा परामर्श का आयोजन ये बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किया गया। 12वां विश्व व्यापार संगठन का मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ है। शीतल षष्ठी पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह कराया जाता है इस शीतल षष्ठी पर्व में, ठीक है। लाइफ मूवमेंट दोस्तों ये मोदी जी ने स्टार्ट किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासंघ का जो अभी 59वें महाधिवेशन का आयोजन किया गया, इसका उद्घाटन स्वयं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों की बैठक में धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया और वो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं और ये बैठक आपके गुजरात राज्य में हुआ। भारत ड्रोन सम्मेलन 2022 से नई दिल्ली में हो रहा है और 8वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की तरफ से पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हिस्सा लिया, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ये आपके लिए अच्छा सवाल है। चलिए आज के 9वें और 10वें सवाल बहुत स्पेशल हैं और बहुत बेहतरीन सवाल है। पढ़िए जरा क्या लिखा है। लिख रहा है कि हाल ही में किसने स्वतंत्रता के 75वें वर्ष, दोस्तों हम जानते हैं ये स्वतंत्रता का 75वां वर्ष है जिसे भारत सरकार अमृत महोत्सव के रूप में मना रही है, ठीक है। याद रखेगा स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव, ठीक है। तो याद रखेगा इसके उपलक्ष्य में कैदियों को विशेष छूट देने का दिशा निर्देश दिया गया है और ये दिशा निर्देश दोस्तों किसने दिया है? लिख रहा रक्षा मंत्रालय ने दिया है, गृह मंत्रालय ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन आया है या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से डिसीजन आया? किस मंत्रालय ने दिया है? तो याद रखेगा। चलिए बताता हूं अभी, सुनिए। ये दिशा निर्देश दोस्तों कुल 3 टाइप के दोस्तों कैदी हैं जिनको छोड़ने का दिशा निर्देश दिया गया है। कुल 3 टाइप के हैं, ठीक है। और ये 3 टाइप में खास करके याद रखेगा 3 तरह के लोग हैं। एक तो वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है, ठीक है, उनको रिहा करने की प्लानिंग चल रही है। एक ऐसे लोग हैं जो विकलांग लोग हैं दोस्तों, उनको रिहा करने की प्लानिंग चल रही है। और एक तीसरा अदर कैटेगरी आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसको भी ये बता देता हूं आपको, ये 3 कैटेगरी के लोग हैं। हाँ, जिन लोगों के ऊपर आतंकवाद संबंधी कोई मामला दर्ज हो या फिर कोई ऐसे मामले दर्ज हो जो देश के सुरक्षा के लिए खतरा हो, ठीक है, ऐसे एक्ट के तहत अगर कोई मामले दर्ज हैं तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा, वो लोग इसके अंतर्गत नहीं आते। फिलहाल यह दिया है किसने, ये निर्देश किसने दिया? तो ये गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश दिया गया है और गृह मंत्रालय में मंत्री कौन है दोस्तों? अमित शाह जी हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा गृह मंत्रालय की तरफ से आया है निर्देश, ये ध्यान दीजिएगा। आइए हम लोग आगे की बातें पढ़ते हैं, मजा आएगा। लिख रहा है 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं या ट्रांसजेंडर जो कैदी हैं उनके ऊपर विचार किया जा रहा है कि उनको रिहा कर दिया जाए। उम्र कितनी हो गई हो? जेल में उनकी उम्र हो गई 50 साल से अधिक, और अगर पुरुष हैं तो कम से कम 60 साल, ठीक है। पुरुष के लिए 60 साल, महिलाओं और ट्रांसजेंडरों के लिए कितना साल? 50 साल, ठीक है। इन कैदियों को अर्जित सामान्य छूट की अवधि की गणना किए बिना कुल सजा की अवधि का अगर ये 50% पूरा कर चुके हैं तो इनको रिहा कर दिया जाएगा इस बार, ठीक है। 70% से अधिक की विकलांगता अगर किसी के शरीर में है तो ऐसे कैदी ने अगर अपना 50% क्या कर लिया हो, जेल में बिता चुका हो, तो ऐसे कैदी को भी रिहा कर दिया जाएगा। गंभीर रूप से बीमार सजायाफ्ता कैदी जिन्होंने अपनी कुल सजा का 2/3 यानी 66% पूरा कर लिया हो, जो गंभीर रूप से बीमार चल रहे हो, ऐसे लोगों को भी क्या कर दिया जाएगा? रिहा कर दिया जाएगा। गरीब या निर्धन कैदी जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है लेकिन उन पर लगाए गए जुर्माने का भुगतान न कर पाने के कारण अभी तक वो जेल में है, सजा काट लिया, ठीक है, जुर्माना नहीं भर पा रहे हैं तो भी जेल में पड़े हैं, तो ऐसे गरीब और निर्धन कैदियों को भी क्या किया जाएगा? यहां पर जो है रिहा कर दिया जाएगा, ठीक है। और ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कम उम्र में यानी 18 से 21 साल में अपराध किया हो, उनके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक संलिप्तता हो, उनके ऊपर भी दोस्तों विचार किया जा रहा है। लेकिन किनके ऊपर दोस्तों विचार नहीं हो रहा है? किनके ऊपर विचार नहीं हो रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। और इस योजना से बाहर किसे रखा गया, किस तरह के कैदियों को? तो ऐसे भी बहुत सारे कैदी जिनको इस योजना से बाहर रखा गया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपराधी है, दोषी है, आतंकवादी और विघटनकारी कार्यकलाप में उसका निवारण पाया गया, मतलब उसको पाया गया और उसको सजा मिली है। आतंकवादी रोकथाम अधिनियम के तहत उसको सजा दी गई है, विस्फोटक अधिनियम के तहत, अपहरण विरोधी अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत, इस तरह के अगर अधिनियम के तहत अगर किसी को जो है सजा मिली है तो उनको रिहा नहीं किया जाएगा, चाहे उन्होंने अपना 50% पूरा कर लिया हो, चाहे 80% पूरा कर लिया हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों को थोड़े रिहा करना है जिससे देश की सुरक्षा और एकता और अखंडता जो है टूट पड़े, ठीक है, या बिखर जाए। ऐसे लोगों को नहीं रिहा करना है। बाकी कुछ लोगों पर रिहाई का प्लान चल रहा है और ये जो है गृह मंत्रालय की तरफ से निर्देश अभी दिया गया और उस पर विचार विमर्श करके चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग पॉलिटिक्स से रिलेटेड दोस्तों कुछ अच्छे सवाल देख लेते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, या जो हम लोगों ने हाल फिलहाल
हाल में करंट अफेयर में ये चीजों को पढ़ रखा हो। तो लिख रहा है दोस्तों, किसने ने, थोड़ा सा गलत हो गया यहां पर, ठीक है, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में कैदियों को विशेष छूट देने का दिशा निर्देश दिया है। तो यह दिशा निर्देश गृह मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। आगे लिख रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया है। तो याद रखिएगा, बिहार की तरफ से यह जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया गया है। और इसके पहले बिहार वही राज्य है दोस्तों जो अपने आप को विशेष राज्य देने का दर्जा का मांग कर रहा था। ठीक है, लिख रहा हाल ही में किस राज्य ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। तो दोस्तों अभी तक तो भारत में सिर्फ एक ही राज्य ऐसा है जहां पर समान नागरिक संहिता लागू है, जिसके बारे में हमारे संविधान के राज्य के नीति निषेधक तत्व में अनुच्छेद 44 है दोस्तों, जो इसके बारे में बताता है। और ये केवल गोवा राज्य में लागू है, लेकिन अब बाकी के राज्यों में दोस्तों इसको लागू करने का प्लान चल रहा है। तो उत्तराखंड राज्य ने एक पैनल का गठन किया है जो है किसके ऊपर विचार कर रही है, ये समान नागरिक संहिता को लागू करने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर में कितने सीटों का प्रस्ताव दिया है। तो कुल 43 सीटों का यहां पर प्रस्ताव दिया गया है। हाल ही में किस देश में आपातकाल की घोषणा किया गया। तो हमारे पड़ोसी देश म्यांमार हो गया और आपका श्रीलंका हो गया, यहां पर आपातकाल की स्थिति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने किस राज्य में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। दोस्तों 5 राज्य में चुनाव था, पंजाब छोड़कर के बाकी के राज्यों के जो चुनाव थे उन सभी बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से जीत लिया हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो। ठीक है, इन सभी राज्यों को बीजेपी ने जीत लिया हो। महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए महासभा में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। हाल ही में किस देश ने तख्ता पलट का विरोध किया है। तो याद रखिएगा, सूडान देश में तख्ता पलट हो गया था, उसके बाद सेना ने अपनी देश का बागडोर हाथों में ले लिया और इसका विरोध चल रहा है। किस प्रदेश में निजी क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को 75% नौकरी का आरक्षण दिया गया। तो हरियाणा राज्य ने दिया है कि प्राइवेट में भी अगर नौकरी मिल रही लोगों को तो पहले स्थानीय लोगों को वरीयता दी जाए, फिर जो है बाहरी लोगों को दिया जाए। हाल ही में चर्चा में रहा चुनावी बांड क्या है। तो याद रखेगा, राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है दोस्तों, ये चुनावी बांड है। ऐतिहासिक प्रस्ताव जो भी चर्चा में था ये चीन देश से संबंधित था, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल पर आते हैं। और ये सवाल भी बहुत शानदार है। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन मामला बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मामला है और आपको बहुत कुछ चीजें सीखने समझने को मिलेगा। लेकिन भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किए जाने का संरक्षण देता है। ये कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? अगर मैं यहां बात करूं अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद 21 है ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है। साथ ही साथ आप कह सकते हैं यह जीवन जीने की स्वतंत्रता भी देता है। क्या होता है? जीवन जीने की स्वतंत्रता। ये भारत में कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 21 में इसके लिए प्रावधान किया गया है और यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। कभी भी अगर मौलिक अधिकार का हनन होता है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, मौलिक अधिकार का अगर हनन हो रहा हो, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रीट दायर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट दायर किया जा सकता है मामले को, और सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करती है अनुच्छेद 32 के अनुसार, हाई कोर्ट रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। अनुच्छेद 25 में दोस्तों याद रखेगा, यह धर्म संबंधी चीजों के बारे में यहां बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए और उसके प्रचार प्रसार के लिए जो है स्वतंत्र है, ये बातें बताई गई है। 226वां अनुच्छेद है जहां पर हाई कोर्ट क्या करता है? रीट जारी करता है। क्या करता है? 5 तरह की रीट होती है दोस्तों जो जारी करता है हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत। यहां पर जो सही जवाब है ये अनुच्छेद 300 क यानी 300 ए है। पहले दोस्तों इसे मौलिक अधिकार में रखा गया था, संपत्ति का अधिकार जिसे कहा जाता था, लेकिन अब इसे मूल अधिकार से समाप्त करके अनुच्छेद 300 ए में जोड़ दिया गया। ठीक है, और इसमें क्या बताया गया कि क्या कहा गया दोस्तों कि कानून के अधिकार के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। आप कहेंगे सर सवाल तो पॉलिटिक्स का है। ठीक है, सवाल पॉलिटिक्स का कहे या आप कह सकते हैं कि जो है संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन पॉलिटी का सवाल है, बट एक करंट अफेयर में क्या कर रहा है। ठीक है, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे बहुत कुछ चीजें मिली। मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लगेगा, आप भी देख लीजिए। लिख रहा है देश पिछले कुछ हफ्तों से विध्वंस अभियान का उन्माद देख रहा है। जगह जगह लोगों की बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं। लिख रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 क में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून के अधिकार
के बिना किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और अभी क्या हो रहा है, बुलडोजर के माध्यम से त्वरित न्याय सुनिश्चित करने का विचार उत्तर प्रदेश में उत्पन्न हुआ और नागरिकता संशोधन जो आया था 2019 में, उसी के विरोध में उत्तर प्रदेश सरकार ने सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने में कथित रूप से शामिल लोगों से हर्जाना वसूलने का आदेश पारित किया था कि भाई अगर कोई भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसे में उसकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी और उसी से इसको पूर्ण किया जाएगा। और उसी को लेकर के दोस्तों ये चीजें आई हैं सामने। करा राज्य सरकार का दावा है इस मामले में कि यह विध्वंस अवैध अतिक्रमण के जवाब में है कि विध्वंस जो हम कर रहे हैं, किसी का घर हम गिरा रहे हैं तो ये उनका नक्शा गलत है, जो अवैध रूप से उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है हम उसके जवाब में गिरा रहे हैं, ऐसा राज्य सरकार का कहना है। हालांकि तथ्य यह है कि मनमाने ढंग से विध्वंस एक विशेष समुदाय के कथित दंगाइयों के खिलाफ किया जा रहा है और इसके उद्देश्य दंगों में शामिल लोगों को सामूहिक रूप से सजा देना है, जैसा कि हमें और आपको प्रतीत होता है। विध्वंस अभियान ये कैसे दोस्तों है और हमारे लिए क्या दिक्कत हो सकता है, तो ये देखिए फिलहाल मैं आपको बता दूं, आवास का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। मैं आपको लेके चलता हूं दोस्तों। देखिए मैं ये मामला क्यों बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी 1-2 दिन बाद ये सवाल खड़ा होने वाला है। तो 2 दिन बाद जो खड़ा होने वाला है मैं आज ही विचार उस पर कर लेता हूं और क्यों क्या कैसे है ये तो सबके अपने अपने विचार हैं। आप देखिए संबंधित सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय था दोस्तों, एक मामला था ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम निर्णय 1985 में जजमेंट आया था दोस्तों। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि फुटपाथ पर रहने वाले लोगों को बिना तर्क के बल प्रयोग कर उन्हें समझाने का मौका दिए बिना बेदखल करना क्या है, असंवैधानिक है। ऐसे लोग जो रोड के किनारे अपना जीवन बसर करते हैं, आप तर्क के आधार पर पहले उन्हें समझाएंगे, डायरेक्ट आप बल प्रयोग नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह क्या है, असंवैधानिक है। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। यह उनके आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है, जो कि उनके जीवन जीने का आप उल्लंघन कर रहे हो, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन माना जाएगा। ठीक है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ का एक मामला आया था 1978 में। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे की व्याख्या करते हुए कहा कि कानून की उचित प्रक्रिया यानी कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह समझते हुए एक ऐसी प्रक्रिया निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, उचित और तर्कसंगत होनी चाहिए। यदि कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया काल्पनिक, दमनकारी और मनमानी प्रकृति की है तो इस प्रक्रिया को बिल्कुल नहीं माना जाना चाहिए तथा इस प्रकार अनुच्छेद 21 की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों ये मामला अभी कोर्ट में चलने वाला है। आगे देखिए नगर निगम लुधियाना बनाम इंद्रजीत सिंह। ठीक है। इसमें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया, कहा कि यदि नगर पालिका कानून के तहत नोटिस देने का अधिकार प्रदान किया जाता है तो इस अधिकार का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी प्राधिकरण बिना नोटिस दिए कब्जा करने वाले को सुनवाई का अवसर दिए बिना अवैध निर्माणों हेतु भी सीधे विध्वंस नहीं कर सकता है। यानी अगर किसी के घर का विध्वंस किया जा रहा है तो बिना नोटिस के उसे विध्वंस नहीं किया जा सकता है। यह सुप्रीम कोर्ट का क्या है, निर्णय है। ठीक है। यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। यह उचित समय है कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका कार्य करे और कार्यपालिका शक्ति के बेलगाम प्रयोग पर आवश्यक रोक लगाए, क्योंकि अगर ये रोक नहीं लगी तो ये क्या हो जाएगा, मनमानी ढंग से चीजें होंगी और व्यक्ति को रावण बनने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार कहता हूं, ठीक है, गलत को प्रोत्साहित मत दीजिए, क्योंकि गलती को प्रोत्साहन देंगे तो आगे आप ही के लिए खतरा होगा। न्यायालय को राष्ट्रवादी लोक लुभावन विमर्श का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का वर्तमान में इस्तेमाल करना चाहिए। आपराधिक कृत्य के दंडात्मक परिणाम के रूप में विध्वंस अभियान का औचित्य पूरी तरह से आपराधिक न्याय के स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ है। इसलिए विध्वंस अभियानों का संचालन एक प्रतिरोधी उपाय के रूप में, यहां तक कि हिंसा को रोकने के लिए दोस्तों जो घोषित किया गया है, इस पर एक बार सरकार को भी विचार विमर्श करना चाहिए और न्यायपालिका को भी विचार विमर्श करना चाहिए। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आपके क्या विचार हैं ये आप बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ चीजें और भी पढ़ते हैं। लेकिन अब भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किए जाने का संरक्षण देता है, तो अनुच्छेद 300A। ठीक है, किस राज्य सरकार द्वारा 13 नए जिलों का उद्घाटन किया गया, तो हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश में 13 नए जिले बनाए गए, एक साथ 13 नए जिले। ठीक है, चर्चा में रहे मोटर वाहन समझौता में 4 देश शामिल है, जिसमें भारत है, नेपाल है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है और आपका बांग्लादेश है। 4 देश हैं। ठीक है, म्यांमार मत करेगा, वहां तो आपातकाल चल रहा है। किस देश में अचानक ईंधन की बढ़ोतरी की वजह से विरोध के कारण तख्ता पलट हो गया, तो वह देश है कजाकिस्तान, राजधानी है नूर सुल्तान। ठीक है,
चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की खर्च की सीमा को बढ़ाकर लोकसभा के लिए 95 लाख और विधानसभा के लिए 40 लाख कर दिया है। तो याद रखिएगा, किस देश ने महिलाओं के अधिकारों और हितों के संरक्षण पर कानून पारित किया है? तो चीन देश ने किया है, जो कि एकदम ही अलग है। हाल ही में किस राज्य द्वारा धर्मांतरण विरोधी बिल पारित किया गया? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा पारित किया गया। किस राज्य ने मॉब वायलेंस और मॉब लिंचिंग रोकथाम बिल पारित किया? तो ये झारखंड राज्य ने पारित किया। हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिले बनाए हैं? तो लास्ट टाइम दोस्तों नागालैंड में बना था 3 नया जिला, अभी 13 नया जिला बना है। कहां पर? आंध्र प्रदेश में। तो इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से लेखपाल के लिए और वीडियो परीक्षा के लिए किताबें आ चुकी हैं, जिन्हें आप बुक मार्केट से परचेज कर सकते हैं। नहीं मिल रही हो तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगले 3 से 4 दिनों में ये किताबें आपके घर तक पहुंचा दी जाएंगी। इसके लिए आपको अलग से कोई डिलीवरी चार्ज भी नहीं देना है, कोई शिपिंग चार्ज नहीं है। जो किताब का मूल्य है सिर्फ वही आपको पे करना है, उसी मूल्य में आपको किताबें पहुंचाई जा रही हैं, ठीक है। चलिए, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।